हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, ओशियन में जाकर तांग सांग सी प्लेग प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। इस दौरान तांग सांग सभी ओशियन क्लैन को समन भी करता है और इन्हें यूनाइट कर सी गॉड को वर्शिप करने को भी कहता है। इधर इस दौरान मी गोंजी भी निकल गई थी। फाइनली वो दिन भी आ चुका है एंसेस्टर कोर्ट जाने का। अब आगे फ्लाइंग हॉर्स कार्ट में बैठकर मी गोंजी एंसेस्टर कोर्ट के लिए निकल जाती है। इसके साथ में इसके गार्ड्स भी जाते हैं। लाइगर क्लैन के गार्ड्स हैं और इन्हें तांग सांग लीड कर रहा है। जबकि ये चीफ गार्ड ऑफिसर है, तो फिर जाने से पहले प्रिंसेस ने कहा था कि मी गोंजी अपने साथ में ये पिको क्लैन के डिमन किंग लेवल के मॉन्स्टर को भी अपने साथ में लेकर जाए, मगर मी गोंजी मना कर देती है कि अगर इसका ट्रायल फेल हो जाता है फिर पिको क्लैन के पास इनका फुल पावर रहेगा और कैरी सिटी के लिए ये फाइट भी कर सके। और वैसे भी एंसेस्टर कोर्ट में डिमन किंग लेवल का मॉन्स्टर कर भी कह सकता है इतने सारे एम्पर के सामने में। इस बात से दूसरे भी सहमत होते हैं, इसलिए कोई भी पावरफुल मॉन्स्टर इसके साथ में नहीं गया है। तांग सांग मी गोंजी के साथ में इसके कार्ट में बैठा हुआ है। यहाँ पे तांग सांग ह्यूमन के कल्टीवेशन रास्ते के बारे में इसे बात करता है कि ह्यूमन के पास में अपना कोई भी मेथड नहीं है कल्टीवेशन करने का, और तांग सांग नहीं चाहता कि फ्यूचर में ह्यूमन से मॉन्स्टर के ब्लड लाइन पे डिपेंड रहे अपने कल्टीवेशन के लिए। इस टॉपिक के अलावा तांग सांग इससे बैठकर आगे के प्लान के बारे में भी डिस्कस करता है कि एंसेस्टर कोर्ट में जाने के बाद ये क्या करने वाले हैं और इन्हें ट्रायल के टाइम पे क्या क्या करना होगा। टाइम यूं ही पास करता जाता है और ये प्लान को डिस्कस करते हुए अब ब्लैक सिटी के माउंटेन पे भी आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद तांग सांग हॉर्स कार्ट से उतर जाता है। उससे पहले ये मी गोंजी को गले लगाता है और कहता है ये हमारा लास्ट एडवेंचर हो सकता है एंसेस्टर कोर्ट में। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चलता है फिर हम सेफ रहेंगे। तांग सांग यहाँ पे केव में आ जाता है और ये टेलीपोर्ट होकर व्हाइट टाइगर होटल चला जाता है। मी गोंजी से पहले ही ये एंसेस्टर कोर्ट में पहुंच चुका है ताकि ये प्रिपरेशन कर सके। सिटी लॉर्ड बनने के लिए ट्रायल को पार करना होता है और ये ट्रायल भी 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में खुद के पावर को प्रूव करना होता है। एक वीक पर्सन सिटी लॉर्ड तो नहीं बन सकता है। सेकंड पार्ट में एम्परर का सपोर्ट चाहिए होता है। इस पार्ट में वोटिंग होता है कौन एम्परर इसे सपोर्ट कर रहा है सिटी लॉर्ड के पोजीशन के लिए। और थर्ड पार्ट में एंसेस्टर कोर्ट का अप्रूवल चाहिए होता है सिटी लॉर्ड बनने के लिए। तो थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट से ही रिलेटेड है। फर्स्ट पार्ट में मी गोंजी कोई डिमन किंग लेवल के पर्सन से फाइट करेगी और ये डिमन किंग लेवल का मॉन्स्टर भी काफी पावरफुल भी होने वाला है। इसमें तो ये जीत सकती है और इसका चांस भी रहेगा जीतने का। मगर सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें एम्परर का सपोर्ट चाहिए होगा और वो भी हाफ ऑफ एम्परर का। अभी टोटल तिहानु एम्पायर में 9 एम्परर्स है और इसमें टोटल 5 एम्परर का सपोर्ट इन्हें चाहिए होगा सिटी लॉर्ड बनने के लिए। तांग सांग जानता है अगर तिहानु एम्पायर नहीं चाहते हैं कि मी गोंजी सिटी लॉर्ड बने और ये कल्टीवेट कर एम्परर बने, फिर अगर इस ट्रायल के दौरान अगर ये अटैक करते हैं फिर कोई भी इन्हें रोक भी नहीं सकेगा। तांग सांग इस टाइम पर सनफ्लावर माउंटेन पे चढ़ रहा है। आगे जाते हुए इसे सनफ्लावर प्लांट के पावर का भी सामना करना पड़ जाता है और फायर का भी, जो कि एक तरह से फायर पॉइजन भी है। तांग सांग अपने लाइगर क्लैन का स्किल का यूज करता है और साथ ही ये दूसरे स्किल्स का भी यूज करता है। ऊपर जाते हुए तांग सांग आगे एक फिगर को देखता है। आगे जाने के बाद तांग सांग एक फिगर को भी देखता है। इस फिगर से रेड कलर का लाइट इमिट हो रहा है और ये डिमन किंग लेवल पे भी है और इसे रेड कलर का लाइट शूट होता है और ये लाइट तांग सांग की ओर आगे आता है। तांग सांग रेड बीम ऑफ लाइट को अपनी ओर आते हुए देखता है। इसे डॉज करने का इसका रास्ता भी सभी ब्लॉक हो चुका है, तो फिर अभी से इसका सामना ही करना होगा। इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। मगर तांग सांग लाइगर पावर से इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये रेड बीम ऑफ लाइट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये चारों ओर फैल जाता है। इस अटैक के बाद ये रेड फिगर भी गायब हो जाता है। तांग सांग आगे जा रहा था, इस बीच तांग सांग को कॉल भी आता है मी गोंजी का। ये काफी नर्वस भी है। तांग सांग इसे कहता है डोंट वरी, सब कुछ ठीक रहेगा। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम दिखता है जिसका सामना तुम नहीं कर सकती हो फिर तुम मुझे कॉल कर सकती हो, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा हेल्प करने के लिए। इस टाइम पे मी गोंजी भी एंसेस्टर कोर्ट के लिए आ रही है। ये रास्ते में ही है। मी गोंजी को एंसेस्टर कोर्ट में काउंसिल ऑफ एल्डर में जाना है। इस काउंसिल में ही डीमन एम्परर भी बैठते हैं और बैठकर मीटिंग भी करते हैं। जिस माउंटेन के ऊपर में ये काउंसिल है इसके नीचे में मी गोंजी अब आ जाती है। इस टाइम पे मी गोंजी माउंटेन के ऊपर चढ़ना स्टार्ट करती है। इसके साथ में लाइगर गार्ड्स भी ऊपर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे माउंटेन के नीचे में फिनिक्स क्लैन के बंदे भी हैं जो कि गार्ड भी कर रहे हैं यहाँ पे। और ये लाइगर क्लैन को साइड से आने को कहते हैं कि मेन रास्ते से सिर्फ वीआईपी ही आ सकते हैं, गार्ड को साइड से जाना पड़ जाता है। इस टाइम पे ये भी कुछ कर नहीं पाते, तो फिर ये सिर्फ रूल को ही फॉलो कर सकते हैं। मी गोंजी आगे इस माउंटेन पे चढ़ना स्टार्ट करती है। आगे जाते हुए इसे भी फील होता है इस पे काफी प्रेशर भी पड़ रहा है माउंटेन को चढ़ने के टाइम पे। हालांकि मी गोंजी दबती नहीं है, इस प्रेशर के अंदर में दबती नहीं है और ये आगे बढ़ती जाती है। इधर फिनिक्स गार्ड भी इसे देखता है। ये तो सोच रहा था कि ये नहीं कर सकेगी, मगर इसे देखकर ये सरप्राइज है। मी गोंजी आगे जाने के लिए अपने पिको क्लैन के सीक्रेट स्किल का भी यूज करती है। इस कारण से इसे यहाँ का ग्रेविटी का कोई भी असर नहीं होता। जैसे ही ये ऊपर पहुंच जाती है इसे फील होता है कि ग्रेविटी भी अब गायब हो चुका है। मी गोंजी अपने आगे एक बड़े से स्टोन गेट को भी देखती है। इस टाइम पे इसका पर्सनल गार्ड भी इसके साथ में नहीं होता। ये सोचती है अब इसे क्या करना चाहिए। क्या ये आगे जाए इस गेट से? स्टोन गेट पे सन और मून का भी फिगर बना हुआ है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि अंदर में हेवनली और अर्थली एम्परर भी बैठा करते हैं। इसके पास में जाते ही स्टोन गेट भी ओपन हो जाता है और इसके अंदर में मी गोंजी को गोल्डन कलर
ऑफ लाइट शाइन करता हुआ दिखता है। इसे देखकर इसे गोल्डन वैली का याद आ जाता है। इस तरह का सेम लाइट गोल्डन ट्री के ऊपर भी वहाँ पे देखा जा सकता है। स्टोन गेट के अंदर में एक पैसेज है जो कि आगे की ओर जाता है। जब ये इसके अंदर में आ जाती है फिर स्टोन गेट भी पीछे से अपने आप ही बंद हो जाता है, जैसे कि ये एक भूतिया घर हो। हालांकि मी गोंजी डरती नहीं है यहाँ पे और ये आगे जाती है। आगे जाने के बाद मी गोंजी को इसके अंदर में पिलर्स दिखते हैं और ये पिलर्स का हाइट भी काफी डिफरेंट है। जैसा कि तांग संग ने कहा था कि ये एक एम्परर के एज को भी दिखाता है। जो काफी बड़ी पिलर्स हैं ये सबसे ओल्डेस्ट एम्परर को दिखाता है और सबसे छोटा वाला पिलर ये न्यू एम्परर को दिखाता है। इन पिलर्स के पास में मी गोंजी को भी काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी प्रेशर भी फील होता है। आगे जाने पे इसे गोल्डन मैन विद डीमन एम्परर भी दिखते हैं। मी गोंजी इनसे फर्स्ट टाइम मिल भी रही है। मी गोंजी इन्हें देखने के बाद इन्हें ग्रीट करती है। मैन विद डीमन एम्परर भी कहता है तुम देख सकती हो कि इन पिलर्स का कुछ मतलब है। ये एम्परर के एज और रैंक के अकॉर्डिंग ही अरेंज है। टियानु एम्परर ने एक टाइम पे कहा था कि हर बार जब एक और एम्परर का जन्म होता है फिर लक एनर्जी यहाँ पे और ज्यादा कंडेंस होगा और मॉन्स्टर का पावर भी इस वर्ल्ड में राइज करेगा। मैन विद डीमन एम्परर कहते हैं आने वाले 3 दिन के बाद तुम्हारा यहाँ पे ट्रायल भी स्टार्ट होगा और सभी एम्परर आएंगे तुम्हें देखने के लिए। अगर तुम्हें एम्परर के सपोर्ट को गेन करना है फिर तुम्हें इन 3 दिन में काफी हार्ड वर्क भी करना होगा, तभी तुम सक्सेसफुल भी हो सकोगी। मी गोंजी यहाँ पे आने से पहले सोच नहीं रही थी कि इसका कम्युनिकेशन भी ब्लॉक हो सकता है तांग संग से। ये तांग संग को यहाँ पे कांटेक्ट भी नहीं कर सकती है, जो कि प्लान में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। ये भी ज्यादा कुछ खास कर नहीं सकती इस बारे में। ये बस तांग संग पे ही ट्रस्ट करती है और सोचती है बस सब कुछ सही रहे। मी गोंजी यहाँ पे इन पिलर्स को देख रही है और ये एक पिलर की ओर में देखती है जिस पे पीकॉक क्लैन का सिंबल भी बना हुआ है और इस पीकॉक को देखकर ये भी काफी सरप्राइज है। इसे मी गोंजी को स्पेस पावर भी काफी ज्यादा फील भी होता है। ये ऐसा फील करती है जैसे कि ये फ्यूचर और पास्ट को भी देख सकती है। इस पावर के साथ में इस टाइम पे ये पीकॉक क्लैन के एंसेस्टर के पावर को फील कर लेती है। इस टाइम पे ये टियानलिंग वेपन को फुल्ली एक्सेप्ट करने के मूड में भी आ जाती है। हालांकि ये अपने इमोशन पे कंट्रोल करती है और तांग संग के कहे हुए बातों को याद कर ये शांत हो जाती है। यहाँ पे जो भी पिलर्स हैं इनमें सबसे बड़े 300 मीटर टॉल पिलर्स और 500 मीटर टॉल पिलर्स हैं। जब मी गोंजी पीकॉक क्लैन के पिलर के पास में आती है फिर इसके बॉडी से लाइट भी फ्लैश करता है और सिल्वर लाइट ऊपर एयर में शूट होता है और इस लाइट को देखकर मैन विद डीमन एम्परर भी सरप्राइज है क्योंकि ये लाइट टोटल 400 मीटर ऊपर तक में जाता है। पीकॉक क्लैन के एंसेस्टर के हाइट से भी ज्यादा ऊपर तक जाता है। इस तरह के टैलेंट को देखकर ये भी सरप्राइज है और सोचते हैं ये एक तरह का पावरफुल एम्परर भी बन सकती है फ्यूचर में। ये जानते हैं कि इस लड़की में ना सिर्फ पीकॉक क्लैन का ब्लड लाइन है बल्कि व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर का भी ब्लड लाइन है। इन्हें टियानु डीमन एम्परर का कहा हुआ बात याद आता है। इस वर्ल्ड में एम्परर का नंबर लिमिटेड है, मगर एक और बात है जितना ज्यादा पावरफुल एम्परर होगा उतना ही ज्यादा बेनिफिट भी टियानु एम्पायर को होने वाला है। ये सोचते हैं अगर इस तरह का डीमन एम्परर फ्यूचर में हमारे एम्पायर को मिलता है फिर रिचन एम्पायर का पावर भी हमारे एम्पायर से कम हो जाएगा। इधर मी गोंजी सिल्वर लाइट के साथ में यहाँ से गायब हो जाती है। मैन विद डीमन एम्परर भी इस सीन को देखता है और ये भी काफी सरप्राइज है कि ये चली कहाँ गई। इधर तांग संग व्हाइट टाइगर होटल में है। ये ऑलरेडी 4 डीमन एम्परर का माउंटेन पे क्लाइम कर चुका है और इसे एक और माउंटेन पर भी क्लाइम करना बचा हुआ है। तांग संग फील कर सकता है कि मी गोंजी के साथ में कनेक्शन इसका ब्रेक हो चुका है। ये समझ जाता है कि वो काउंसिल में इंटर कर चुकी है। तांग संग असुरा शॉट के ऑरा को फील करने का ट्राई करता है, जबकि ये शॉट दोनों से कनेक्ट है तो फिर मगर फिर भी तांग संग शॉट के ऑरा को भी फील नहीं कर पाता है। इसका कनेक्शन पूरे तरह से ही ब्लॉक हो चुका है। तांग संग इस टाइम पे ट्रेनिंग रूम में है, व्हाइट टाइगर होटल के टॉप फ्लोर पे। इतने में तांग संग को रूम के अंदर में एक तरह का ऑरा फील होता है और ये काफी खतरनाक ऑरा है। ये ऑरा 3 बार तांग संग की ओर चिल्लाता है, फिर ये गायब हो जाता है। तांग संग समझ जाता है कि ये एक तरह का सिग्नल है और 3 दिन बाद ही फाइनल दिन भी आने वाला है। इसे प्रिपरेशन भी करना होगा उसके अकॉर्डिंग में। इधर मी गोंजी अपने आंखों को खोलती है और ये खुद को एक डिफरेंट वर्ल्ड में पाती है। ये वर्ल्ड भी स्पेस पावर से भरा हुआ है, जैसे कि ये स्पेस वर्ल्ड ही हो। मी गोंजी को याद आता है कि तांग संग ने कहा था स्पेस पावर काफी मिस्टीरियस होता है। इतने में इसे एक आवाज भी यहाँ पे सुनाई देता है, तुम्हारे पास मेरा ब्लड लाइन है मगर तुम प्योर नहीं हो। मी गोंजी कहती है मैं एक ह्यूमन हूँ। इस पे ये आवाज फिर से कहता है तुम्हारे बॉडी में व्हाइट टाइगर का ब्लड लाइन है, तुम्हारे बॉडी में ब्लड लाइन इतना मिक्स क्यों है, ये काफी स्ट्रेंज है, तुम यहाँ पे क्यों आई हो। ये आवाज पीकॉक डीमन एम्परर का है जो कि काफी टाइम पहले ही मारी जा चुकी थी। मी गोंजी कहती है मैं यहाँ पे अपने ट्रायल के लिए आई हूँ एंसेस्टर कोर्ट में। ये सुनकर ये कहती है एक ह्यूमन मेरे क्लैन को कंट्रोल कर रही है। ये कहती है तो क्या कर्स खत्म हो चुका है मेरे क्लैन से। ये टियानलिंग वेपन के बारे में बात कर रही है। जब टियानलिंग वेपन अपने एंसेस्टर को चुन लेता है फिर इनका मैसेज भी उसे सुनाई देता है उस कर्स का। ये कहती है जब ये यंग थी उस टाइम पे ये काफी एरोगेंट भी हुआ करती थी। इन्होंने अपने पावर का यूज किया था सीक्रेट्स को देखने के लिए, उसके कारण से इनका लाइफ स्पैन भी काफी कम होने लगा और ये ज्यादा समय के लिए जी भी नहीं सकी और अंत में मारी भी गई। ये कहती है जब तुम गॉड बनी फिर उस टाइम पे तुमने टियानलिंग वेपन को अपने कोर के तौर पे यूज नहीं किया था, इस कारण से ही तुम यहाँ पे हो, तुम्हें ये कर्स नहीं मिला है। अभी कुछ समय के लिए शांत हो जाओ और मेरी बातों को बस सुनो। ये कहती है मैं फ्यूचर को देख सकती थी और दूसरे लोगों के सीक्रेट्स को भी, इस कारण से भी मैंने काफी
टाइम हेल्प किया एंसेस्टर कोड का क्राइम को रोकने के लिए, मगर इस पावर के कारण से मेरा फैमिली, मेरे रिलेटिव से मुझसे दूर हो गए। जबकि तुम टनलिंग वेपन को एज अ कोड नहीं यूज करती, फिर तुम्हें इस तरह के कर्ज का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। ये कहती है, मैं टनलिंग वेपन से काफी अच्छे से कनेक्ट हो गई थी। इसे बार बार यूज करने के कारण से मैं तो मरी ही, मगर मेरे साथ ही मेरा ग्रैंडसन और मेरा फैमिली भी मारे गए। इस वेपन को यूज करने से काफी ज्यादा भयानक श्राप मिलता है और ये श्राप मेरे क्लैन में अभी तक है। जबकि मैं मारी गई और मेरा फैमिली मारा गया, मेरे रिलेटिव्स मारे गए, हमारे क्लैन से थिक ब्लड लाइन वाले भी बचे नहीं, प्योर ब्लड लाइन वाले सभी मारे गए। मैं सोचा करती थी कि इस पावर के साथ में मैं सबसे पावरफुल एम्परर भी बन सकती हूँ, मगर मैं बेवकूफ थी। तुम्हें याद रखना होगा, तुम्हें कोई भी क्यों ना कहे, तुम्हें फ्यूचर को नहीं देखना है। मैं काफी टैलेंटेड हुआ करती थी, मेरे कारण से मेरा क्लैन काफी आगे तक गया और साथ ही मेरे कारण से ही मेरा क्लैन भी डिस्ट्रॉय हो गया। मगर तुम डिफरेंट हो, तुम्हारा टैलेंट भी काफी अच्छा है, तुम यहाँ तक आ सकी हो। जब ये चीफ थी, फिर उस टाइम पे इनके क्लैन में टोटल 30,000 मेंबर थे। अगर उस टाइम पे ये एम्पर भी नहीं होती, फिर भी इनसे कोई भी कैरी सिटी का लॉर्ड का पोजीशन छीन नहीं पाता, एंसेस्टर कोड भी नहीं छीन पाते। लेकिन अभी सिचुएशन बिल्कुल ही बदल चुका है। अभी के पीकॉक क्लैन में मेंबर भी काफी कम है और अभी तो पीकॉक क्लैन में कोई एम्पर भी नहीं है। पीकॉक क्लैन तो एंसेस्टर कोड से फाइट भी नहीं कर सकता है। अब मी गोंजी का ये थोड़ा हेल्प करने का सोचती है और ये पूछती है, क्या तुम तियानलिंग डांस को कर सकती हो? मी गोंजी इस पे हाँ कहती है। ये सुनने के बाद ये कहती है, जो डांस तुम यूज करती हो ये कंप्लीट नहीं है, मैं तुम्हें इसका फुल वर्जन अभी बता देती हूँ। स्पेस पावर हर जगह पे है, अगर तुम इस डांस फॉर्म को फुल्ली यूज कर सकी तो फिर तुम एक डोमेन स्किल को भी गेन कर पाओगी और तुम अपने डोमेन को हर जगह पे यूज कर सकती हो, जबकि सभी जगह पे स्पेस है। तो फिर जब मी गोंजी से ट्राई करती है, फिर इसे भी काफी अच्छा इफेक्ट फील होता है और ये अच्छे से स्पेस पावर को बेंड भी कर पाती है। इसे फील होता है कि इसके बॉडी का हर एक सेल, हर एक पार्ट स्पेस पावर से जुड़ चुका है। इधर दूसरी ओर तांगसंग अभी भी ट्रेनिंग रूम में ही है और इस तरह से अब तक 2 दिन भी बीत चुके हैं। ये जानता है कि मी गोंजी अभी काउंसिल में है। व्हाइट टाइगर डीमन एम्पर ने इसे इंफॉर्मेशन पहले ही दे दिया है। ये जानता है कि कल बिग टेस्ट भी होने वाला है और मी गोंजी का लाइफ भी डेंजर में आ सकता है। तांगसंग सोचता है, अगर मुझे इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय भी करना पड़ जाए, फिर भी मैं अपनी लवर को जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। और इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों, इसके आगे का स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।